ये कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए क्लास है। पिछली कक्षा में हमने 1967 के आम चुनावों से पहले की जो स्थिति थी, जो 1952 का चुनाव हुआ, 1957 का चुनाव हुआ, 1962 का चुनाव हुआ और 1967 का चुनाव, इसके बारे में पढ़ा था। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1952, 57 और 1962 के चुनाव में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुत भारी सफलता मिली, लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी। तो इसको कांग्रेसवाद कहा जाता है या कांग्रेस प्रणाली का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक दल के तौर पर सबसे मजबूत थी और कांग्रेस ने लगभग सभी चुनावों में जीत हासिल की। सभी राज्य के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। उसके बाद नेहरू की मृत्यु हो जाती है। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, कांग्रेस का नेता स्वीकार किया जाता है। और फिर शास्त्री जी की भी जब मृत्यु हो जाती है तब एक समस्या पैदा होती है कि अब कांग्रेस का नेतृत्व किसके पास हो। तो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी को मतलब दोनों लोगों का नाम था कि किसको नेता चुना जाए। तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट नेता कहा जाता था, तो सिंडिकेट नेताओं ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना, या संसदीय दल में जो वोटिंग हुई तो इंदिरा गांधी को चुना गया। तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि तुरंत बाद ही 1967 में चुनाव होते हैं। 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव में उतरती है और बहुत मतलब जो चुनाव के जो परिणाम थे, इसको राजनीतिक भूकंप भी कहा जाता है कि इन चुनावों में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन किसी तरह से कांग्रेस लोकसभा में तो बहुमत के करीब पहुंच गई, यानी केंद्र में तो कांग्रेस ने सरकार बना लिया, लेकिन 9 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। जो पहले लगभग कांग्रेस सभी राज्यों में अपनी सरकारें बना लेती थी, तो 9 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो कुल मिला जुला करके 1967 में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को पिछले चुनावों की तुलना में कम सफलता हासिल हुई, या कांग्रेस कहीं कहीं थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। उसके बाद अब हुआ ये कि 1967 के चुनाव के बाद की जो स्थिति देश में पैदा होती है, इंदिरा बनाम सिंडिकेट का मामला सामने आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी का समर्थन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया था, ये सोचकर किया था कि इंदिरा गांधी अभी राजनीति में नई हैं, कम अनुभवी हैं, तो हम सब वरिष्ठ जनों यानी सिंडिकेट का सोचना था कि हम वरिष्ठ लोगों की राय इंदिरा गांधी मानेंगी। और जैसे ही 1967 का चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी अपने मन से सब फैसले लेने लगी। सिंडिकेट नेताओं की राय उन्होंने नहीं माना, या सिंडिकेट नेताओं से स्वतंत्र होकर के वो अपनी राय बनाने लगी, अपने फैसले वो लेने लगी। तो सिंडिकेट नेताओं को ये बात थोड़ी खराब लगी कि इंदिरा गांधी से जो उनको उम्मीदें थी कि इंदिरा उनके कहे अनुसार काम करेंगी, तो उन्होंने नहीं किया। तो इंदिरा के सामने 1967 के चुनाव के बाद अब मुख्य रूप से 2 चुनौतियां थी। पहली ये कि सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र मुकाम हासिल करना था, यानी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जो एक तरह से प्रभाव था, उससे स्वतंत्र होकर के उनको फैसले लेने के लिए उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। दूसरा ये कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस की जो जमीन खिसक गई थी। जमीन खिसकने का मतलब कि कांग्रेस ये पिछले 3 चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीतती आई थी और 1967 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। तो इंदिरा गांधी के सामने ये भी चुनौती थी कि फिर से कांग्रेस को स्थापित करना है, फिर से कांग्रेस को एक मजबूत ताकत के तौर पर, एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर फिर से कांग्रेस को स्थापित करना है। तो अब इसके लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनाव के बाद देश में बहुत सारी, कह सकते हैं कि ऐसी नीतियां अपनाई आम जनता का समर्थन हासिल करने के लिए, जिसमें इंदिरा गांधी का, जिसको 10 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है, तो 10 सूत्री कार्यक्रम के जरिए इंदिरा गांधी ने कोशिश किया कि देश में जनता के बीच में उनकी स्थिति मजबूत हो, जनता उनको पसंद करना शुरू करे। तो इस 10 सूत्री कार्यक्रम के बाद मतलब इंदिरा गांधी कुछ एक ऐसे फैसले थे, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी ने प्राइवेट जो बैंक थे उस दौरान उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके अलावा प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स कहते हैं जो रजवाड़े थे आजादी से पहले, तो जब वो भारत में उनको शामिल किया गया तो वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको पेंशन दी जाती थी। भारत सरकार आजादी के बाद
रजवाड़ों के जो राजा महाराजा थे उनको पेंशन देती थी या गुजारा भत्ता देती थी गुजर बसर करने के लिए। उसको प्रीवी पर्स कहा जाता था। तो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया। इसके अलावा भूमि सुधार कार्यक्रम, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, जैसे जो अभी हम लोग देखते हैं राशन कोटा, तो खाद्यान्न का भी उस समय इंदिरा गांधी ने सरकारी वितरण कराया, और ग्रामीण गरीबों को आवास। तो यानी कि इस तरह की योजनाएं जो सीधा जनता से इंदिरा गांधी को कनेक्ट कर रही थी, तो इस तरह की योजनाएं लाकर इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि वो जनता के बीच अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को फिर से बेहतर करें। अब इसमें एक बहुत जो विवादित स्थिति आती है वो 1969 की एक घटना है। 1969 में देश में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी की सहमति के बिना जो कांग्रेस के सिंडिकेट नेता थे, यानी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी उस समय सिंडिकेट नेताओं में से एक थे। तो नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारी के लिए उनको खड़ा किया। तो नीलम संजीव रेड्डी का संबंध इंदिरा गांधी से बहुत अच्छा था नहीं। इंदिरा गांधी से उनकी दोनों लोगों के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। तो इंदिरा गांधी को ये बात पसंद नहीं आई कि नीलम संजीव रेड्डी को उनकी अपनी पार्टी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर रही है। तो इंदिरा गांधी ने बैकडोर से मतलब गुप्त रूप से, वीवी गिरी एक नेता थे, तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को एक तरह से प्रमोट किया, उनको मतलब खड़ा किया कि आप निर्दलीय राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अपना दावा करिए। तो वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना पर्चा भरा। तो एक तरफ वीवी गिरी थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ नीलम संजीव रेड्डी थे जो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे। तो इंदिरा गांधी तो कांग्रेस की थी, तो होना ये चाहिए था कि इंदिरा गांधी को नीलम संजीव रेड्डी को का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी का संबंध नीलम संजीव रेड्डी से अच्छा नहीं था। तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस नेताओं के सामने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आप लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने से पहले अपने अंतरात्मा की आवाज को प्राथमिकता दीजिए, अपने अंतरात्मा की आवाज सुन करके वोट करिए। तो ये इशारा जो कांग्रेस के नेता थे, जो विधायक और सांसद जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, उनके लिए काफी था। वो समझ गए कि इंदिरा गांधी किसको वोट करने के लिए कह रही हैं। और जब चुनाव के परिणाम आए तो जो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, वो चुनाव हार गए, और इंदिरा गांधी ने इशारों में जिनको वोट करने के लिए कहा था, वीवी गिरी, वो चुनाव जीत गए। तो होना यही था कि कांग्रेस पार्टी को, जो कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट नेता थे, उनको ये बात बहुत खराब लगी और उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया। यानी कि कांग्रेस यहाँ पर दो फाड़ हो गई, कांग्रेस विभाजित हो गई। विभाजन के बाद जो पुरानी कांग्रेस यानी कि जिसमें सिंडिकेट नेता थे, सिंडिकेट यानी जो वरिष्ठ नेता थे, उसको पुरानी कांग्रेस कहा जाता है, उसको कांग्रेस ओ भी कहा जाता है, कांग्रेस ओ। दूसरी तरफ जो नई कांग्रेस थी, यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो दूसरी पार्टी बन गई, उसको नई कांग्रेस या कांग्रेस आर कहा जाता है। तो पुराने नेताओं की या जिस सिंडिकेट नेताओं की जो पार्टी थी, कांग्रेस ओ, और नए नेताओं की जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी, उसको कांग्रेस आर कहा जाता है। तो अब हुआ ये कि जैसे ही कांग्रेस विभाजित हो गई, दो धड़े बन गए कांग्रेस के, तो इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। अल्पमत मतलब ये कि बहुमत, जो सरकार बनाने के लिए जो आवश्यक बहुमत होता है सांसदों का, वो बहुमत इंदिरा गांधी के पास नहीं था। तो इंदिरा गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके तमिलनाडु की एक पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया, जिससे इंदिरा गांधी की सरकार चलती रही। इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में नहीं आई। फिर 1970 दिसंबर के महीने में 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, और जब लोकसभा भंग की जाती है तो फिर से देश में दोबारा चुनाव कराया जाता है। तो 1971 में एक बार फिर से चुनाव हुआ, और इस बार के चुनाव में इंदिरा गांधी गरीबी के मुद्दे पर चुनाव में आई। उनका नारा था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी हर चुनाव में जो जनसभाएं करती थी, घूम घूम कर कहती थी कि विपक्ष के लोग नारा देते हैं इंदिरा हटाओ, लेकिन मैं कहना चाह रही हूं कि गरीबी हटाओ।
तो इस चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को बहुत भारी समर्थन मिला। जब चुनाव के परिणाम आए तो इंदिरा कांग्रेस यानी जो इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस थी उसको 352 वोट मिले और इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी। तो इंदिरा कांग्रेस को 352 सीट मिली और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 23 सीट मिली। इसी के साथ जो सिंडिकेट कांग्रेस थी, सिंडिकेट कांग्रेस मतलब जो कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी, तो जो पुरानी कांग्रेस थी, जो सिंडिकेट नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने इंदिरा को बर्खास्त कर दिया था, तो सिंडिकेट कांग्रेस को सिर्फ 16 सीट प्राप्त हुई। और दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में यानी कि जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, सोशलिस्ट पार्टी, तो तमाम दलों ने एक गठबंधन तैयार किया था और वो इंदिरा के विरोध में या कांग्रेस के विरोध में इस चुनाव में थे। तो विपक्षी महागठबंधन को भी 40 से कम सीट प्राप्त हुई। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1967 में जो कांग्रेस बहुत मुश्किल से बहुमत हासिल कर पाई थी, जिस कांग्रेस की जमीन बहुत दरकती हुई दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, तो 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इंदिरा गांधी ने अकेले अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को 352 सीटें दिलाई और सिंडिकेट कांग्रेस और विपक्षी महागठबंधन बहुत कम सीट हासिल कर सका। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखें 1952, 1957, 1962, 1967 ये 4 लोकसभा के चुनाव, इसमें 1967 में कहीं न कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब था, लेकिन फिर से 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की पुनर्स्थापना की। इसको कांग्रेस का पुनर्स्थापना इसलिए कहा जाता है कि फिर से कांग्रेस अपने पुराने वाले अंदाज में बड़े अंतर से कांग्रेस ने जीत हासिल किया। अब हुआ ये कि 1971 के चुनाव के बाद ही बांग्लादेश संकट आया। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ उसमें भारत भी उस युद्ध में शामिल हुआ। तो भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया। उसके बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता फिर से एकदम चरम पर थी। इंदिरा गांधी को भारत में मतलब एक मजबूत नेता के तौर पर देखा गया। इंदिरा गांधी का नेतृत्व, तो उनकी सूझबूझ की काफी सराहना की गई। तो ये सब जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये आपके जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है उसके पहले का था। ये मैं आपको बता रहा था बैकग्राउंड के लिए, बस आपकी जानकारी के लिए। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये आपके सिलेबस में है। तो हम लोगों ने देखा कि 1971 के बाद कांग्रेस को नवजीवन मिला। नवजीवन यानी कि कांग्रेस ने फिर से अपनी पकड़ बहुत मजबूत की, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। जैसा कि कांग्रेस में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लीडर थे, उनकी मौजूदगी के समय कांग्रेस जितनी मजबूत थी, अब उतनी मजबूत कांग्रेस नहीं रही। तो अब हम देखेंगे कि 1973 से 75 के बीच, 1975 में देश में आपातकाल, इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया था। तो 1973 से 75 के बीच की जो घटनाएं हैं, यानी कि जो आपातकाल की पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि इसको कहते हैं, जैसे कि कोई घटना हुई और उस घटना के क्या वजहें थी, उस घटना के पीछे क्या कारण थे, उसको पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो हम लोग 1973 से 75 के बीच की जो घटनाएं हुई जिसकी वजह से देश में आपातकाल लगाया गया, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपातकाल जो शब्द है, जो आप लोगों के लिए बहुत नया लग रहा होगा, आप लोगों ने हो सकता है इसके बाद पहले कभी आपातकाल के बारे में न पढ़ा हो या न सुना हो, उसके बाद उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। आपातकाल को अंग्रेजी में कहते हैं इमरजेंसी, नाम से पता चल रहा है इमरजेंसी। तो आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान है। इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। जो अनुच्छेद 352 है, इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जा सकता है। आपातकाल 3 वजहों से लगाया जा सकता है। पहला तो ये कि युद्ध होने पर, अगर किसी देश से भारत का युद्ध चल रहा हो तो भारत सरकार देश में आपातकाल लगा सकती है। दूसरा ये कि अगर किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, उसको कहते हैं बाह्य आक्रमण के समय, तो अगर किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो तब भी भारत सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। और तीसरा कारण था जो पहले हमारे संविधान में लिखा गया था, आंतरिक अशांति होने पर। आंतरिक अशांति यानी कि अपने देश के अंदर, आंतरिक यानी अंदर, अपने देश के अंदर अगर कोई अशांति की स्थिति हो तो भारत सरकार आपातकाल लागू कर सकती है।
तो हमारे संविधान में ये 3 प्रावधान थे। इन 3 आधारों पर हमारे केंद्र की सरकार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकती। पहला क्या था? युद्ध होने की स्थिति में। दूसरा ये है बाहरी आक्रमण की स्थिति में। और तीसरा आंतरिक अशांति होने पर। बाद में ये जो तीसरा प्रावधान था आंतरिक अशांति, उसको संविधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह क्यों जोड़ा गया। तो कुल मिला जुलाकर आपातकाल का मतलब ये है कि देश में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो, कुछ संकट की घड़ी हो, तभी आपातकाल लगाया जा सकता है। जैसे अब तक 3 बार आपातकाल देश में लगाया जा चुका है। पहला 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा 1971 में जब बांग्लादेश संकट चल रहा था, भारत का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था 1971 में। और तीसरा 1975 में। तो ये जो 1975 का आपातकाल है, इसी के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। अब हम लोग समझने के प्रयास करेंगे कि आपातकाल लगाने का क्या प्रभाव होता है। तो आपातकाल में सबसे जरूरी जो चीज हमें जानने के लिए है वो ये कि आपातकाल लगते ही नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। इसमें कुछ एक मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी जो मौलिक अधिकार है वो स्थगित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको मौलिक अधिकार मिले होते हैं वो सरकार आपातकाल के समय वो मौलिक अधिकार एक तरह से स्थगित कर देती है। और इसका एक प्रभाव ये भी होता है कि आपातकाल में जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे का मतलब ये हुआ कि जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य की सरकारों में जो शक्तियों का विभाजन है वो भी एक तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है। जो संघीय ढांचा है उस पर भी संकट आ जाता है। तो आपातकाल कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए किया गया था कि अगर मान लीजिए देश के सामने कुछ संकट की स्थिति आई, कोई समस्या खड़ी होती है इस तरह से, तभी आपातकाल लागू किया जाए। तो आपातकाल के बारे में हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि जो 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया उसके पीछे क्या मुख्य वजह थी। तो पहला है, हम लोग आपातकाल का आर्थिक संदर्भ समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में जो नारा दिया था गरीबी हटाओ, यानी कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाने के नाम पर सरकार में आती हैं। इंदिरा गांधी का जो प्रमुख वायदा था कि देश से गरीबी को खत्म करना है और गरीबों की मदद करनी है। तो उसके बाद हुआ ये कि जैसे इंदिरा गांधी सरकार में आई, भारत का बांग्लादेश जो बांग्लादेश संकट कहा जाता है, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया। और उसी दौरान करीब 80 लाख शरणार्थी जो पूर्वी पाकिस्तान से, मैं आपको ये क्लास में भी बता चुका हूँ, पूर्वी पाकिस्तान से करीब 80 लाख शरणार्थी भारत के भारतीय राज्यों में, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पर चले आए। तो 80 लाख शरणार्थियों की समस्या थी। इसके अलावा पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ, युद्ध मैंने आपको बताया कि युद्ध जब भी होता है किसी भी दो देश के बीच जब भी युद्ध होता है तो अर्थव्यवस्था बहुत संकट में आ जाती है। कोई भी देश बहुत आर्थिक संकटों का सामना करता है युद्ध के समय। तो एक तो शरणार्थी 80 लाख के करीब शरणार्थी भारत आए। दूसरा, भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हुई। और तीसरा, जो अमेरिका उस समय भारत को आर्थिक मदद दिया करता था, तो अमेरिका पाकिस्तान का पक्षधर माना जाता था। तो भारत और पाकिस्तान युद्ध की वजह से अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। तो ये भी एक तरह से संकट की स्थिति हुई। उसके अलावा जो तत्कालीन समय में, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें थी उसमें बहुत ज्यादा बेतहाशा वृद्धि हुई। तेल की कीमतें बढ़ने लगी। तेल की कीमत बढ़ने से क्या हुआ कि विभिन्न चीजें महंगी होने लगी, बहुत सारी चीजें महंगी हो गई। और हम लोग देखेंगे कि 1973 में जो महंगाई थी उसमें 23% और 1974 में महंगाई में 30% की बढ़ोतरी होती है। तो यानी कि सोचिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी, उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में भी सब चीजें एक तरह से महंगी होने लगी। तो अभी हम लोग चर्चा करें कि जो देश में आर्थिक संकट आया था उसके बाद उस समय भारत में जो औद्योगिक विकास की दर है वो भी बहुत कम थी और देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तो सरकार ने खर्चों को कम करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी थे उनका वेतन रोक दिया। सरकार को ये लगा कि हम सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक देते हैं, थोड़ी सी हमको रियायत मिल जाएगी। उससे क्या हुआ कि
कर्मचारियों में, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनमें बहुत ज़्यादा असंतोष फैला, क्योंकि सरकार ने उनका वेतन रोक दिया था। और लगभग उसी दौरान 1972-73 में ही मानसून असफल रहा। मानसून असफल मतलब बारिश नहीं हुई। इससे क्या हुआ कि कृषि की पैदावार में भी भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन, उस समय जो हमारे देश में जब बारिश नहीं हुई तो खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग 8% की कमी हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतना भारी आर्थिक संकट, मतलब महंगाई बढ़ी, युद्ध हुआ, इसके अलावा बेरोजगारी थी, उत्पादन दर बहुत कम था, बारिश नहीं हुई तो खाद्यान्न की भी पैदावार बहुत कम हो गई। तो ये इन सब संकटों से उस समय इंदिरा गांधी सरकार को जूझना पड़ रहा था। तो उसी दौरान मैंने आपको क्लास में भी बताया था, नक्सलवादी आंदोलन के बारे में बताया था। तो जो नक्सलवादी समूह थे या माओवाद और नक्सलवाद एक विचारधारा होती, मैंने आपको बताया था, जो सशस्त्र क्रांति के जरिए, यानी कि जो हथियारों के जरिए, जो हिंसक तरीकों से पूंजीवादी व्यवस्था, मैंने आपको बताया था कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कह सकते हैं कि जो पूंजीपतियों को या एक तरह से जो उद्योग धंधों की स्वतंत्रता की बात करता हो, यानी कि जहां पर पूंजी का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण हो जाता है, कुछ एक लोग बहुत ज्यादा अमीर होने लगते हैं। तो इसमें जो नक्सलवादी और माओवादी विचार के लोग हैं, उन्होंने राज्य की पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ, यानी उस समय जो पूंजीवादी जो नीतियां थी, पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ माओवादी और नक्सलवादी समूहों ने एक तरह से देश के कई जगहों पर सशस्त्र आंदोलन करना शुरू कर दिया था। तो ये भी इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो हमने आपातकाल की पृष्ठभूमि में पहला वजह ये पढ़ा कि जो उस समय का आर्थिक संकट था, यानी जो अर्थव्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ।